अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप लोग। उम्मीद है कि सब बखैर होंगे। आज की हमारी जो कहानी है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। ये इंटर वालों के लिए है जो इंटर की तैयारी कर रहे हैं। आप उर्दू की तैयारी इंटर एग्ज़ाम 2023 के लिए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ाई किया था इसी कहानी को, लेकिन हम कहानी की मेन पॉइंट्स को हम पढ़े थे। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल पर जाएं और इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उसके बाद आप आज के इस वीडियो को देखें, आपका सारा सवाल का हर एक सही से जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। क्योंकि आज का हमारा जो वीडियो है ये बिल्कुल नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। ये जो खाका है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का, इस खाका निगारी के पूरे ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अहम है और आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। हम सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करेंगे आज के इस मुकम्मल वीडियो में। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम पढ़ाई की तरफ। देखिए चैप्टर 1 यानी खाका निगारी, कहकशा हिस्सा दोम का जो है सबसे पहला चैप्टर खाका निगारी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का, वही है। मुंतखब सवालात क्या है? ये मुंतखब सवालात माँ जवाबात है। खाका निगारी क्या है? नज़ीर अहमद की कहानी, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने लिखा। सबसे पहला सवाल, आइए सवाल और जवाब की तरफ हम बगैर किसी ताख़ीर कह सकते हैं। सवाल नंबर 1 है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग किस सन में पैदा हुए? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई? 1880 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1887 ईस्वी, 1889। अगर आपने हमारे इससे पहले वाले वीडियो को देखा होगा या फिर आप नहीं देखें, आप देख लीजिए। हर एक सवाल का जवाब आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो सवाल का जवाब आपका क्या हो सकता है बताइए? कब पैदा हुए मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग? 1885 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी, कब पैदा हुए? 1885 ईस्वी में पैदा हुए। सवाल नंबर 2 देखिए, फ़रहतुल्लाह बेग कहाँ पैदा हुए? फ़रहतुल्लाह बेग, सवाल नंबर 2 है, फ़रहतुल्लाह बेग कहाँ पैदा हुए? देखिए जवाब है ऑप्शन में पटना, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद। जवाब दीजिए कहाँ पैदा हुए ये? ऑप्शन बी। फिर से सवाल नंबर 2 का जवाब है दिल्ली। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए। दोस्तों आप इस बात को याद रखेंगे। सवाल नंबर 3 है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद मिर्ज़ा अफ़ज़ल बेग कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? कहानी की शुरुआत ही में आपको ये मिल जाएगा। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जो जद्दे अमजद थे यानी उनके दादा परदादा, ये कहाँ से हिंदुस्तान कहाँ से आए थे? कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? ये हिंदुस्तान आए थे, ऑप्शन है अरब, कुवैत, बदख्शां, तुर्की। आपका जवाब, सही जवाब क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बदख्शां से। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद यानी दादा परदादा उनके अफ़ज़ल बेग कहाँ से आए थे? मिर्ज़ा अफ़ज़ल बेग ये बदख्शां से हिंदुस्तान आए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 4 है, फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद का नाम क्या था? फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के अबू जान का नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने, मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, मिर्ज़ा असदुल्ला बेग, मिर्ज़ा इकबाल बेग, मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग। कौन सा जवाब ऑप्शन सही हो सकता है? चलिए, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के अब्बू जी का नाम, उनके वालिद का नाम क्या था? मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे? मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग। चलिए आगे को चलते हैं। सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वालिदा का क्या नाम था? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वालिदा यानी उनकी अम्मा जान, उनकी अम्मा का नाम क्या था? आपके सामने ऑप्शन है मुसर्रत जहां बेगम, नूर जहां बेगम, मुशर्रफ जहां बेगम, दरख्शां बेगम। कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन आपके सामने सही हो सकता है बताइए? उनके मम्मी का नाम क्या था? उनकी वालिदा का नाम मुशर्रफ, बड़ी शिन के साथ, शिन। ऑप्शन नंबर सी, मुशर्रफ जहां बेगम, ये मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वालिदा का नाम क्या था? मुशर्रफ जहां बेगम। सवाल नंबर 6 है,
सवाल नंबर 6, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वालिदा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको ताकि आपको पहचानने में और आसानी हो। देखिए ठीक है, सवाल नंबर 6 है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वालिदा के इंतकाल के वक्त फ़रहतुल्लाह की उम्र क्या थी? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की अम्मा, उनकी वालिदा जब इंतकाल किए थे, इंतकाल की थी, तो उनके यानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की उम्र क्या थी, वो कितने दिनों के थे, कितने महीनों के थे? ऑप्शन है 8 दिन के थे, 10 दिन के, 15 दिन, 25 दिन। कितने दिन के थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जब सिर्फ 10 दिन के थे, उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया था। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 7 सवाल है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वालिदा के इंतकाल के बाद किसने परवरिश की? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह की वालिदा जब इंतकाल कर गए, तो उनकी इंतकाल के बाद मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग को किसने पाला पोसा, किसने देखभाल किया, उनकी परवरिश किसने की? ऑप्शन है आपके सामने, नानी, दादी, फूफी, चची। किसने की होगी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जी में फूफी। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वालिदा के इंतकाल के बाद मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह को किसने पाला पोसा, किसने परवरिश की? उनकी फूफी जान ने, उनकी फूफी ने। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की परवरिश करने वाली का नाम क्या था? यानी उनकी मम्मा के, उनकी अम्मी जान के इंतकाल के बाद मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग को जिसने पाला पोसा परवरिश की जिन्होंने, उनका नाम क्या था? उनकी फूफी, उनकी फूफी का नाम क्या था? मैमुना जहाँ बेगम, खालिदा जहाँ बेगम, हुस्न जहाँ बेगम, इशरत जहाँ बेगम। क्या था? राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? ऑप्शन सी, हुस्न जहाँ बेगम। ठीक है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की फूफी जिन्होंने मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग को पाला था, परवरिश की थी, उनका नाम था हुस्न जहाँ बेगम। चलिए सवाल नंबर 9 है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। सवाल नंबर 9, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का इंतकाल कब हुआ? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कब इंतकाल किए? ऑप्शन आपके सामने, 1940, 1945, 1947, 1948 ईस्वी। कब इंतकाल किया इन्होंने? आप याद रखेंगे 1947 ईस्वी। ठीक है, 1947 ईस्वी ये वही साल है जिस साल को, जिस सन में हमारा हिंदुस्तान देश अंग्रेज़ों की चंगुल से, अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। ये है 1947 का साल, जिस साल मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का इंतकाल हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर है 10, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। हो गया। चलिए सवाल नंबर 10, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह किसने कराई? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह नहीं, जब पैदा हुए थे बचपन में, उनके बिस्मिल्लाह किसने कराई थी? ऑप्शन आपके सामने, सैयद हशमतुल्लाह, सैयद अहमदुल्लाह, सैयद वलीउल्लाह, सैयद शमसुल्लाह। किसने कराई थी? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह किसने कराई होगी? सैयद वलीउल्लाह। ये एक मौलवी साहब थे जो एक पास के एक मस्जिद में वो रहते थे, उन्होंने ही मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह कराई। ठीक है, अगला सवाल नंबर है 11। सवाल है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने कुरान किससे पढ़ा? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कुरान करीम की तालीम किससे हासिल की? किससे कुरान करीम सीखा था, पढ़ा था? सवाल का जवाब आपके सामने ऑप्शन है, मौलवी चिरागुद्दीन, मौलवी कमरुद्दीन, मौलवी नूरुद्दीन, ऑप्शन डी है मौलवी शमसुद्दीन। कौन हो सकते हैं? किससे पढ़ाई किया? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलवी कमरुद्दीन। ठीक है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने कुरान की तालीम मौलवी कमरुद्दीन से की थी, ये आप याद रखेंगे। सवाल नंबर है 12। सवाल है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने इंटरमीडिएट की सनद कहाँ से हासिल की? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग इंटर की पढ़ाई कहाँ से की थी? किस कॉलेज से? ऑप्शन आपके सामने, मुस्लिम कॉलेज, हिंदू कॉलेज, सिख कॉलेज, ईसाई कॉलेज। चलिए बताइए किस कॉलेज से किए थे? आपका राइट आंसर अगेन हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। राइट आंसर आपका है बी, यानी हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज से
मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने इंटर की पढ़ाई की है। ओके, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 13। देखिए सवाल है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने इंटर किस सन में हासिल किया, किस सन में किया था, यानी कौन सा साल था, किस साल में मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने इंटर की पढ़ाई की थी? 1900, सन 1900 ईस्वी में, 1901 में, 1902 में, 1903 में। कब? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1903। सन 1903 ईस्वी में मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने इंटर की पढ़ाई की थी, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए सवाल नंबर है 14। सवाल है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने जुडिशियल इम्तिहान कब पास किया? एक इम्तिहान पास किया था, डिग्री हासिल की थी जुडिशियल का। वो जुडिशियल इम्तिहान उन्होंने कब पास किया था? ऑप्शन है आपके सामने 1908 ईस्वी में, 1910 ईस्वी, 1912 ईस्वी, 1914 ईस्वी। कब किया था? ये है 1910 ईस्वी, ऑप्शन बी। ठीक है, 1910 ईस्वी में इन्होंने जुडिशियल का इम्तिहान पास किया। ओके, चलिए अगला देखिए, आगे देखते हैं। सवाल है सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर कब बने? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर कब बने? 1935 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1939 ईस्वी, 1940 ईस्वी। चलिए जवाब दीजिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1939 ईस्वी। 1939 ईस्वी में मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग हाई कोर्ट के क्या बने थे? इंस्पेक्टिंग अफसर बने थे। ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में फंस सकता है। सवाल नंबर 16, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह की शादी कब हुई? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह किस सन में शादी किए थे, किस साल में? 1905 ईस्वी, 1907 ईस्वी, 1908 ईस्वी, 1910 ईस्वी। कब किए थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1908 ईस्वी में। ओके, 1908 ईस्वी में मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने शादी की थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 17। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह ने कितनी शादी की? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग इन्होंने कितनी शादी की थी? ऑप्शन आपके सामने 1, 2, 3, 4। कितनी शादियाँ की होंगी? राइट आंसर है 2, ऑप्शन बी। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने 2 शादियाँ की। ओके, चलिए सवाल नंबर 18, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से? ये सवाल जो है, अगर इस सवाल का ताल्लुक़ जोड़ा जाए आपके निसाब कहकशां हिस्सा दोम से, जिसमें कहानी है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। ये जो कहानी है खाका, अगर इस खाका से अगर इनका ताल्लुक़ जोड़ेंगे आप, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खाका। ठीक है, खाका से उनका ताल्लुक़ है क्योंकि खाका निगारी के ऊपर उन्हीं के नाम से कहानी लिखी गई है। और अगर आप इस बुक से, आपके कहकशां से अगर बाहर आप नज़ीर अहमद की उनकी अपनी एक अलग पहचान और ताल्लुक़ आप अगर जानेंगे कि उनका किससे ताल्लुक़ था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नाविल। ठीक है, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किससे था? नाविल निगारी से था। आपको याद होना चाहिए कि डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू दुनिया के सबसे पहले नाविल निगार हैं जिन्होंने नाविल को उर्दू ज़बान में, उर्दू भाषा में लिखा था और नाविल निगारी में वो सबसे बड़ा नाम कमाए थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 19। सवाल है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? ये सवाल है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी, कहानी में आपकी जो है नज़ीर अहमद की कहानी, इस कहानी में आप पढ़ेंगे, पता चला है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी ये दोनों एक साथ मौलवी साहब के यहाँ, यानी डिप्टी नज़ीर के यहाँ घर जाया करते थे। सवाल है क्यों जाते थे? जवाब का ऑप्शन है खाना खाने के लिए, मुलाकात करने के लिए, पढ़ने के लिए, कहानी सुनने के लिए। राइट आंसर आपका क्या होगा? किस लिए जाते थे? पढ़ने के लिए, ऑप्शन सी। ठीक है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी दोनों एक साथ मौलवी साहब के घर पढ़ने के लिए जाते थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 20। किस अरबी शायर से मुताल्लिक सबक पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई? मियाँ रज़ा जो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी के साथ एक दिन जो क्लास गए थे मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने के लिए,
उनका नाम था मिस्टर रिज़ा। ठीक है, तो ये मिस्टर रिज़ा जो थे, किस अरबी शायर से मुताल्लिक सबक पढ़ाने के दौरान इनकी गलती हुई थी और उनकी छुट्टी हो गई थी? ऑप्शन है शिराजी, रूमी, मुतनब्बा, हाफिज़। किस शायर का शेर पढ़ते हुए इन्होंने गलती की थी और बहुत ज़्यादा गलती की थी? ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, मुतनब्बा। मुतनब्बा शायर का शेर पढ़ते हुए उन्होंने बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गलतियाँ की, जिसके बाद इनकी छुट्टी हो गई क्लास से। ओके, चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 21। सवाल है, फरदुल्ला बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे? मिर्ज़ा फरदुल्ला बेग ये जो शेर खाने में गलतियाँ करते थे, बहुत ज़्यादा इनसे गलती होती थी हमेशा और डांट पड़ती थी। गलतियाँ किन चीज़ों पर होती थी? ऑप्शन है आपके सामने, वक़ूफ़ की, मखारिज की, एराब की, बयां की। किसकी गलती क्या करते थे? ये आपको याद होना चाहिए, ये एराब की गलती करते थे। ठीक है, ये फरदुल्ला बेग एराब की हमेशा शेर खानी करने में, शेर शायरी पढ़ने में एराब की हमेशा से गलती करते थे, जिसकी वजह से डांट पड़ती थी उनको। अगला सवाल है, सवाल नंबर 22। मिर्ज़ा के मज़ामीन फ़रहत, मिर्ज़ा फरदुल्ला बेग ने एक मज़मून निगारी की किताब लिखी, मज़ामीन की किताब, जिस किताब का नाम है मज़ामीन फ़रहत। ये जो किताब है कितनी जिल्दों में शाई हुई? मज़ामीन फ़रहत कितनी जिल्दों में शाई हुई थी? आपके सामने ऑप्शन है, 4 जिल्दों में, 6 जिल्दों में, 7 जिल्दों में, 9 जिल्दों में। कितने जिल्दों में शाई हुई? आप कहानी पढ़े होंगे या फिर हमारा वीडियो देखेंगे, आपको याद होगा, 7 जिल्दों में। ठीक है, इनकी जो कहानी यह मज़ामीन की जो किताब है मज़ामीन फ़रहत, ये किताब 7 जिल्दों में शाई हुई थी। दोस्तों फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन यहीं से ख़त्म होता है और आप हमारे वीडियो को देखें, गौर से आप देखें, इसको ज़हन नशीन करने की कोशिश करें, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदा होगा। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, न्यू उर्दू दुनिया नाम से। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि आपके दोस्त भी फ़ायदा उठा सकें इससे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रहेंगे, जो भी हम नया वीडियो डालेंगे आपके लिए, आपके मोबाइल में, ताकि सबसे पहले हाजिर हो और हमारे वीडियो को आप देख सकें और फ़ायदा उठा सकें।